हेलो एवरीवन। अभी की जो अपडेट है वो यूपीएमआरसी की तरफ से अपडेट है। यूपीएमआरसी ने फुल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी डेट जो है वो बता के रखी है। आपका एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म फिलिंग कब होगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी डिटेल्स जो है वो पहले आउट कर दी है। यहाँ पे आपका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल का है। यहाँ पे इन्होंने एडमिट कार्ड के बारे में बताया कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 30 अप्रैल को आउट होगा। और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 11, 12 और 14 मई को आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने जो भी वैकेंसी निकाली है उसको यहाँ पे इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने पहली जो कैटेगरी है वो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है और दूसरी जो कैटेगरी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है। जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है इसमें हमारा असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, एसएनटी वालों के लिए है, ऑपरेशंस है, आईटी है, अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स है, पब्लिक रिलेशन है, कंपनी सेक्रेटरी है। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, एसएनटी है, एससीटीओ है, अकाउंट असिस्टेंट है, एचआर है, ऑफिस असिस्टेंट एचआर है, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट है, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल है और मेंटेनर एसएनटी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कैडर में असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव कैडर में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है इसकी टोटल सीट जो है वो 11 है। यूआर की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 5 है, एसटी की 1 है और वुमेन का 2 है, उन्होंने बता के रखा। अब बात करें क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बी टेक इन इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यानी कि अगर आपने डबल ई से बीटेक करा है या ट्रिपल ई से बीटेक करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब बात करें एज लिमिट की तो वो 21 से 28 इन्होंने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो एसएनटी वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने टोटल सीट जो है वो 6 बताई है। क्वालिफिकेशन बात करें तो बी टेक इन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर इक्विवेलेंट अगर है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। एज लिमिट सबके लिए सेम है, 21 से 28 इन्होंने बता के रखा है। अगली जो वैकेंसी है वो ऑपरेशन की है। यहाँ पे इन्होंने टोटल 3 सीट बताई है। बी टेक इन अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप इसको भर पाओगे। आईटी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अगर आपके पास बी टेक इन कंप्यूटर साइंस है तो आप भर पाओगे। टोटल सीट 3 है। फिर असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 4 है। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन में सीए मांग रखा है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने बी आर्क मांग के रखा है, टोटल वैकेंसी 1 है। एचआर की वैकेंसी है, इसके लिए उन्होंने एमबीए मांग रखा है, टोटल वैकेंसी 2 है। पब्लिक रिलेशन के लिए यहाँ पे इसकी वैकेंसी जो 1 है, यहाँ पे इन्होंने मास्टर डिग्री इन कम्युनिकेशन मांग के रखा है। फिर कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी टोटल 1 है। इसके लिए इन्होंने मांग रखा है कि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है। यहाँ पे इन्होंने जेई की रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। टोटल सीट जो है वो 88 है। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा मांग रखा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर ट्रिपल ई से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। साइड में इन्होंने यहाँ पे इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी बता के रखा है कि जो भी जेई वाले हैं उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A1 कैटेगरी का होगा और नॉट बिलो देन A3 कैटेगरी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर एसएनटी वालों के लिए है। टोटल पोस्ट जो यहाँ पे इन्होंने 44 बता के रखा है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है और इक्विवेलेंट अगर आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो एस सी टी ओ की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने टोटल वैकेंसी जो है वो 155 बता के रखा है। क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल है तो भी भर पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी भर पाओगे या फिर इक्विवेलेंट अगर है तो भी आप फिलअप कर पाओगे। यहाँ पे इन्होंने मेडिकल की जो कैटेगरी है वो बताई है A1 कैटेगरी की मेडिकल इनको चाहिए। तो अगली जो वैकेंसी है वो अकाउंट असिस्टेंट की है। टोटल सीट 8 है जो कि हमारा बीकॉम के लिए वैकेंसी इन्होंने बताई है। फिर एचआर की वैकेंसी है, पब्लिक असिस्टेंट की वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एचआर की वैकेंसी है वो 4 है और पब्लिक असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो भी 4 है। यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है। कुछ पोस्ट जो है वो आईटीआई वालों की है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वो टोटल 78 है और एसएनटी वालों के लिए 26 इन्होंने बताया। इसके लिए जो मेडिकल कैटेगरी है वो B1 इन्होंने मांगा है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो
अगर चाहता है कि वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाए तो वो बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट। यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सेपरेट एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो पे करना होगा। यानी अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आपको दोनों पोस्ट की जो फ़ी है वो पे करनी होगी। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि हायर क्वालिफ़िकेशन वाले एलिजिबल है अगर उनके पास जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो अगर उनके पास है तो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जो भी जेई में डिप्लोमा मांग के रखा है और इनके पास अगर बीटेक भी है तो ये एलिजिबल है क्योंकि इनके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। डायरेक्ट बीटेक वाले जो है वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि कैंडिडेट विल अप्लाई पोस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनके पास रहना ही चाहिए। जॉब प्रोफाइल इन्होंने इनके बता दिया है कि जो भी आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है वो यूपीएमआरसी जो है वो डिसाइड करेगा। उसके बाद बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जो हमारा एससीटीओ वाले जो एससीटीओ की जो कैटेगरी उसके लिए हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए जो कि A1 का इन्होंने बता के रखा है, जिसके लिए जो आई जो है वो 6/6 का चाहिए। बाकी इन्होंने बताया कि लासिक वाले एलिजिबल नहीं है, बट कुछ पोस्ट के लिए लासिक वाले भी एलिजिबल है, जैसे कि एचआर की पोस्ट हो गई, सेक्रेटरी हो गई, पीआर हो गया, है ना, आईटी वाले हो गए, तो ये सब यहाँ पे एलिजिबल इन्होंने बता के रखा है। रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका जो भी एग्जामिनेशन है वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर के लिए बताया है कि वो आपका 140 क्वेश्चन उसमें होंगे, उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो भी हमारा जेई वाले हैं उनके लिए आप इन्होंने बताया कि 100 क्वेश्चन उनके लिए होंगे। नेगेटिव मार्किंग इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। पेपर जो होगा वो 2 घंटे का आपका होगा, यानी कि जो असिस्टेंट मैनेजर वाले हैं उनके लिए 140 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, और जो जेई वाले हैं उनके लिए 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एससीटीओ वालों के लिए बताया है कि उनका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 3 टियर का होगा। पहला उनका रिटन टेस्ट होगा, फिर साइको टेस्ट होगा, फिर डीबी, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, तो इन सब में से रहने वाला है। आप अपने अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब भी आप साइको वगैरह या फिर जाएंगे तो उसके लिए आप अपना जो भी आधार कार्ड, कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ साथ में रख लेंगे। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की, तो यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया है कि जो भी असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का हो, एसएनटी वालों का हो या फिर ऑपरेशन वालों का, तो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 टियर का रहने वाला है। रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हमारा होने वाला है। और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आईटी हो गया, अकाउंटेंट हो गया, एचआर हो गया, पीआर हो गया, इनका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टू स्टेज प्रोसेस ही है, रिटन टेस्ट, डीवी और मेडिकल। जो भी जेई वाले हैं उनका भी 2 टियर प्रोसेस ही रहने वाला है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। जो भी आपका रिटन टेस्ट है उसके बाद डीवी और मेडिकल होने वाला है। मेडिकल जो होगा वो A1 कैटेगरी का होगा, नॉट बिलो देन A3 कैटेगरी। एससीडीओ वालों का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 टियर रहने वाला है, रिटन, साइको और आपका डीवी और मेडिकल होने वाला है। उसी तरीके से अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो है वो हमारा 2 टियर ही है, तो इसमें आपका डीवी रिटन टेस्ट होगा, डीवी और मेडिकल होने का। यहाँ पे इन्होंने अकाउंटेंट असिस्टेंट या एचआर में इन्होंने मेडिकल जो मांगा है वो C1 कैटेगरी का। उसके बाद बात करें हम लोग, यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बताया है कि जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि 94,400 जो हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट रहने वाला है। एससीटीओ वालों का 41,000 है, जेई की बात करें तो 35,400 है, मेंटेनर की 23,600 है। यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड के बारे में बताया है कि 3 लाख का बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका रहने वाला है, और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए 1.5 लाख का इन्होंने बॉन्ड बताया है, और जो मेंटेनर है उनके लिए 75,000 का बॉन्ड है।
आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है वो 2 ईयर का यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है। उसके बाद बात करें रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन की तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया कि जो भी रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही मिलेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं, जो भी एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST OBC को मिलेगा, और ये जो भी रिलैक्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी डोमिसाइल को ही एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलने वाला है। यहाँ पे इन्होंने और भी बताया है, जैसे कि जो भी एज रिलैक्सेशन वगैरह अगर आपको चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अपलोड करना होगा। पेमेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने UR EWS और OBC के लिए यहाँ पे इन्होंने 1180 रुपये बताया है, और जो भी हमारा SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 826 रुपये इन्होंने बताया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे इन्होंने कैसे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिटेल जो है यहाँ पे इन्होंने बताई है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आप कैटेगरी जो भी कैटेगरी आप कैटेगरी से अप्लाई करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करोगे, चाहे वो EWS हो, OBC हो, तो वो जो सर्टिफिकेट की जो डेट है वो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, यानी अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए, यहाँ पे कहीं लिखा था, मैंने देखा था उसको, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस में बताया है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इसमें जो भी क्वालिफिकेशन जो भी इनका क्राइटेरिया वगैरह है, अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बताई, आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 2 साल के लिए हमारा इन्होंने अप्रूवल उसको करा है, कि अगर इनका मन हुआ तो वो 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर ऐसा इनका कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए ज़रूरत पड़ी तो ये उसमें आपका कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए, तो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नीचे में इन्होंने यही बताया कि जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। आप अगर मिसलीड अगर या फिर आप कुछ ने आपने कुछ अगर मिसलीड करा है, मिसकंडक्ट किया है, तो आप इस पर कार्रवाई हो सकती है, यही सब यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने नीचे में बताया है कि जो भी हमारा सर्टिफिकेट है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, EWS हो गया, जो भी है SC ST वालों के लिए भी है, तो ये सब इन्होंने परफॉर्मा दे के रखा है, इसकी ज़रूरत जो है आपको DB के टाइम पे पड़ने वाली है। तो दिस वाज द अपडेट फॉर UP MRC। चलिए हम लोग मेडिकल की जो डिटेल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, क्या होता है A2, क्या होता है A1, क्या होता है B1, क्या होता है C1। तो चलिए हम लोग मेडिकल फिटनेस के बारे में जानते हैं कि जो भी UP MRC की कैटेगरी में मेडिकल के बारे में बोला था उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने जेई वगैरह की कैटेगरी में बताया था कि ए वन का मेडिकल उनको चाहिए, SCTO वालों को A1 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए, जेई वालों को A1 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए, और नॉट बिलो देन A3 कैटेगरी। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल यहाँ पे लेते हैं। जो भी हमारा A1 कैटेगरी का जो भी मेडिकल हमारा होता है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि उसमें जो आपका जो डिस्टेंस विजन जो है वो 6/6 का होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, यानी कि अगर आपकी आंखें जो है वो 6/6 है, बिना ग्लासेस का, बिना किसी कॉन्टैक्ट लेंस का, तो आपका जो भी विजन है वो A1 कैटेगरी का, यानी आपका जो भी मेडिकल है वो A1 कैटेगरी का मेडिकल माना जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोला कि लासिक सर्जरी वगैरह कोई अलाउड नहीं है, ना ही कोई ग्लासेस, ना ही कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज होना चाहिए। तो A1 कैटेगरी में आपका जो भी डिस्टेंस विजन है वो 6/6 का होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, विदाउट सर्जरी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा A3 कैटेगरी है। A3 कैटेगरी में भी हमारा वही है, आपका जो भी आंखें हैं, इसमें क्या है कि इसमें आप चश्मा जो है वो लगा सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपका जो भी ग्लास है, आप जो भी चश्मा लगा रहे हो, उसका जो पावर है वो ±2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी इन्होंने बोला है कि लासिक सर्जरी जो है वो अलाउ नहीं होने वाला है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने जो भी A3 की जो कैटेगरी है, यहाँ पे इन्होंने इसका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 इन्होंने बताया, विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी कि आप यहाँ पे ग्लास भी लगा भी सकते हो, तो उसका जो पावर है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड जो कैटेगरी है वो हमारा B1 कैटेगरी है। B1 कैटेगरी में कंडीशन ये है
कि आप 6/9 या फिर 6/12 भी चलेगा, और इसमें आप चश्मा लगा सकते हो जिसका पावर जो है वो +-4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें लासिक सर्जरी जो है वो अलाउ नहीं है। B2 की कैटेगरी जो है इसमें हमारा इन्होंने बोला है कि इसमें भी वही है हमारा 6/9 6/12 विथ या विदाउट ग्लासेस, पावर जो है वो हमारा +-4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है। इसमें जो डिफरेंस है हमारा वो है ये है कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न मस्ट भी प्रेजेंट रह सकता है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि व्हेन रीडिंग और क्लोज मार्क वर्क इज़ रिक्वायर्ड, तो ये भी V2 कैटेगरी की कैटेगरी का हमारा मेडिकल है। उसके बाद हमारा है C1 कैटेगरी। C1 कैटेगरी में हमारा ये है कि फिजिकली फिट तो होना ही चाहिए, जो भी डिस्टेंस विजन है वो 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लासेस भी यहाँ पे आपका चल सकता है, लासिक वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। C2 कैटेगरी में भी हमारा 6/12 जो है वो ज़रूरी है, अगर आपने लासिक वगैरह करवा के रखा है, कुछ भी करवा के रखा है, तो आप C2 कैटेगरी में आराम से एलिजिबल हो। तो ये जो चार्ट है वो इंडियन रेलवे का चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अब इससे आप पता लगा सकते हैं आप किस कैटेगरी में है, क्या आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो दिस वॉज द अपडेट फॉर UPMRC। थैंक्स फॉर वॉचिंग।